डियर एवरीवन, अभी करेंगे क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, क्या कंडीशंस हैं, कैसे कैसे शो होता है, ये सारी बातें जान जाएंगे आज। ठीक है, यानी कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, सीस ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं, ये सारी बातें जान जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया जाए तो ये जान लेते हैं हम लोग कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का ओरिजिन क्या है, वो कहाँ किसका पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जानिए कि स्टीरियो आइसोमर्स या इसे स्पेस आइसोमेरिज्म। इससे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाया है, बताया है उसमें। उसी समय मैंने आपको कहा था कि स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा पढ़ लिया। अब देखिए स्पेस आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले कि वैसा कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एज वेल स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, लेकिन सिर्फ ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स एंड फेनोमेनन इज नॉन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे कि स्ट्रक्चरल में क्या था कि वहाँ पे मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या दिखा आपको डिफरेंस, कि वैसे कंपाउंड्स जिसके स्ट्रक्चरल मॉलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों ही सेम दिखेगा आपको, लेकिन सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस डिफरेंट होगा। ठीक है, तो उसी में ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी ये दोनों किसका पार्ट है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। ठीक है, तो उसी में हम लोगों ने पढ़ना क्या है आज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मेरा हम लोग का जो सिलेबस है क्लास 11th का, उसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ऑप्टिकल भी आपको पढ़ना है, क्लास 12 तक जाते जाते आपको इसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो दोनों पढ़ाऊंगी, लेकिन आज सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हुआ। तो देखिए आइसोमर्स विच पजेस द सेम मॉलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये तो सेम रहेगा क्योंकि ये स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए भी आसान हो जाएगा कि आइसोमर्स विच पजेस द सेम मॉलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस ड्यू टू restricted rotation are known as geometrical isomers and phenomenon is known as geometrical isomerism। समझ गए बात, क्या कहा गया कि जो आपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ा वो तो लिखना ही है कि सेम मॉलिकुलर एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस ड्यू टू विच रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कहने का मतलब ये हुआ, जब डबल बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड होता है, तभी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। कहने का तात्पर्य ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा अजम्पशन कीजिएगा कि जैसे एक पेन को मैंने ऐसे पकड़ रखा है ऐसे, तो इसको रोटेट कराना आसान है, ऐसे रोटेट करा ले रही हूँ आसानी से। ठीक है, ये हुआ। अब इसी में दूसरा एक पेन भी ला के रख लें ऐसे, हाँ, अब इसको रोटेट कराना है। तो आप समझ रहे हैं कि इसमें जब ऐसे डाल दिया गया तो दोनों को एक साथ ऐसे रोटेट कराना मुश्किल हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जब होता है तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे घुमा के, खिलौना खेला है ना बचपन में, उस टाइप से घुमाया जा सकता है। लेकिन क्या है, ये डबल बॉन्ड है तो आप समझेंगे, मतलब आप उसको रोटेट कराएंगे तो ऐसा लगेगा कि टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रेक करने का जो पोजीशन है उसी को कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्ट करता है रोटेशन को, तो उस केस में क्या होता है कि इस तरीके से समझिए कि पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, ये पता है हम लोगों को। पाई बॉन्ड अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होता है, जिसके कारण ये वीक होता है, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये ब्रेक करके एक एक दोनों अलग अलग कार्बन पे फ्री रेडिकल बन जाएगा, और सिग्मा बॉन्ड जो रह जाएगा उसको आप रोटेट करा के अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये अजम्पशंस है, ये सोचा गया कि पाई बॉन्ड जो होता है बिलो और अबव द प्लेन है, वीक होगा, तो आप उसको रोटेट क्या कराएंगे, तो उसका जो कार्बन का जो दोनों का अपना अपना इलेक्ट्रॉन है वो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके फ्री रेडिकल कर लेगा, और उसके बाद आप रोटेशन करा देते हैं। बात आई समझ में आपके क्या होता है। अब देखिए, अब समझिए
कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या क्या कंडीशन आपको दिखा, एक कंडीशन तो एकदम फुलफिल है कि आपका मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। डबल बॉन्ड मीन्स कि देखिए डबल बॉन्ड क्या होता है, सीसी डबल बॉन्ड है, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, यानी कार्बन को sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल होगा तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। लाइक देखिए सीसी डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी होगा, सी डबल बॉन्ड एन है तो यहाँ भी तो डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड हो गया, तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के क्राइटेरिया में आ गया। उसी तरह से एन डबल बॉन्ड भी है तो मल्टीपल बॉन्ड हुआ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, तो यहाँ भी शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये रिंग है तो रिंग में भी यहाँ जो आप देख रहे हैं जो कार्बन होता है साइक्लोअल्केन के अंदर वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। साइक्लोअल्केन और अल्कीन का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, ये आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा। साइक्लोअल्केन और प्लस अल्कीन इन दोनों का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला सेम होता है, जनरल फॉर्मूला सेम, ठीक है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, तो ऐसे कंडीशंस में ही ज्योमेट्रिकल पॉसिबल होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखाया गया कि ये मान लीजिए कि डबल बॉन्ड ए बी है तो आप इसको रोटेट नहीं करा सकते हैं ऐसे ही, तो रेस्ट्रिक्शन हुआ, तो रेस्ट्रिक्टेड हुआ इसलिए ज्योमेट्रिकल पॉसिबल होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, डिफरेंट ग्रुप शुड बी अटैच्ड एट ईच डबल बॉन्डेड एटम। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों ही डबल बॉन्डेड एटम के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए, मतलब एक कार्बन पे दोनों ही ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ये है कहने का मतलब। एक कार्बन ये दूसरा कार्बन ये, तो ये जो ए और बी है कभी भी सेम नहीं होना चाहिए एक कार्बन का, यही लिखा गया है यहाँ पे। डिफरेंट ग्रुप शुड बी अटैच टू ईच डबली बॉन्डेड एटम, मतलब डबल बॉन्डेड एटम के साथ जो ग्रुप या एटम होगा वो मस्ट भी डिफरेंट होना चाहिए। देखिए वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए और बी को सेम नहीं होना चाहिए, सेम हो जाएगा तो ज्योमेट्रिकल समझ ही में नहीं आएगा कि ज्योमेट्रिकल बना। क्यों कैसे वो आपको बताती हूँ। तो पहले यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं ए बी है तो ये तो शो करेगा, फिर आप देख रहे हैं कि ये ए बी है और ये ए डी है तो भी होगा क्योंकि दोनों डिफरेंट हो गए, ये ए बी और ये ए डी, तो ये भी शो करेगा ज्योमेट्रिकल। फिर क्या देख रहे हैं सी सी डबल बॉन्ड है, ये ए बी है और यहाँ बी और ई है, यानी दोनों के दोनों डिफरेंट हो गया, ये भी ये बी और ये ई हो गया, ठीक है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो डिफरेंट एटम्स से अटैच है तो ये भी ज्योमेट्रिकल का कंडीशन हुआ। ऐसे कंडीशंस होंगे तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके का कहीं आपको दिख जाए कि ये भी ए हो जाए, ये भी ए हो जाए, यहाँ भी ए हो जाए और ये बी हो जाए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं चलेगा ना, सब एक जैसा हो जाएगा। क्यों? आगे देखते हैं, ठीक है। समझ गए कंडीशन। इससे बहुत सारा क्वेश्चन है आपके बुक में तो उसको बनाना रहता है, तो थ्योरी अच्छे से दिमाग में रहेगा तो आप समझ जाएंगे। देखिए इट आल्सो नोन एज सीस ट्रांस आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम लोग सीस ट्रांस आइसोमर्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए सीस आइसोमर्स का मतलब है सेम एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के सेम साइड में सेम एटम और ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसे कहते हैं सीस, ठीक है। तो लैटिन भाषा में सीस का मतलब ही होता है कि एक तरफ होना, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे ए और ए देख रहे हैं और बी चूँकि यहाँ पे है तो यहाँ दिखा लेते हैं। तो एक सेम एटम सेम ग्रुप अगर एक ही साइड हो डबल बॉन्डेड कार्बन के तो समझिएगा वो सीस है। जैसे यहाँ आप देखिए ये ए तो सेम है लेकिन नीचे वाला तो डिफरेंट है ना, बी और डी है, लेकिन इसकी वजह से ही ये क्या कहला जाएगा, सीस आइसोमर्स कहला जाएगा। मतलब कोई भी एक एटम या ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ऐसा होना चाहिए जो दिखाए कि वो सेम साइड में है या अक्रॉस डिफरेंट साइड में है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो देखते हैं ट्रांस आइसोमर्स। तो देखिए ट्रांस आइसोमर्स सेम एटम्स और ग्रुप प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में प्रेजेंट होता है
तो उसको ट्रांस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ए और ए आपको अपोजिट दिख रहा है, बी बी भी अपोजिट दिख रहा है, तो ये क्या कंडीशन है, ट्रांस का है। ठीक है ना, तो ट्रांस हो गया ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आप देखिए ए है, कम से कम एक ऐसा एटम तो मिला जो दिखा रहा है कि हम डिफरेंट साइड में हैं। ठीक है, तो ये भी ट्रांस का कंडीशन हो गया, जबकि ये दोनों मैच नहीं कर रहा है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको कोई एक ऐसा होना चाहिए तभी सीस ट्रांस डिफाइन होता है, अदरवाइज डिफाइन नहीं होता है। जैसे यहाँ देखें आप C2H5 है, यहाँ पे सेम साइड में है तो सीस हो गया, H भी सेम साइड में है, सीस हो गया। यहाँ पे ये ट्रांस हो गया, अपोजिट साइड में है, ट्रांस हो गया। समझिएगा बच्चों, एग्जाम्पल्स देखते जाइए। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। यहाँ आप देखिए ध्यान से, ये CH3 है, ये C3H7 है, तो ये तो सेम है नहीं, लेकिन हाइड्रोजन सेम है। जो कह रहा है कि हम एक साइड में हैं तो इसको सीस बोल देंगे आप। ठीक है, और ये चूंकि अपोजिट है तो ये ट्रांस हो गया। अब इसके नॉमेनक्लेचर के साथ क्या खेलना होता है, देखिए सीस लिखा, डैश दिया, अब इसका नाम आप लिख दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3 और ये 3 कार्बन है तो इसके बाद क्या हो जाता, आपका 6 डायरेक्ट लिख दीजिए और उसके बाद नाम लिख दीजिए इसका, सीस 1 2 पे है, 6 है हेक्स 2 इन। क्लियर, तो बस सीस ट्रांस ये कहेगा सिर्फ आपसे कि आपका जो हाइड्रोजन है ना वो अब सेम साइड में है, ऐसे है। ठीक है, डबल बॉन्ड के इस तरफ सेम साइड में, और ट्रांस कहेगा कि हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है। बस यही काम है, ट्रांस के बाद यही नाम लिख देना है आपको। नाम में कोई डिफरेंट नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रक्चर ही नहीं बदला, मॉलिकुलर फॉर्मूला ही नहीं बदला, इसलिए नेम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ आप देख के समझेंगे, सीस ट्रांस सिर्फ ये कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसे है, यही है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स आपको समझ में आता है। उसी तरीके से यहाँ देखें, इस रिंग में CH3 एक साइड है, HH भी एक साइड है, तो ये सीस हो गया मेरा, ये हमारा चूंकि अपोजिट है ऐसे तो ये ट्रांस हो गया हमारा। ठीक, उसके बाद देखिए एक नाइट्रोजन का भी देख लीजिए। नाइट्रोजन है, आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो चूंकि CH3 सेम साइड है, लोन पेयर भी सेम साइड है, तो ये हमारा सीस हो गया। यहाँ पे अपोजिट है तो ये हमारा ट्रांस हो गया। ठीक है, तो जो होने वाला था वो तो बहुत देखा आपने। यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे दोनों ही सेम हो गया, तो कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा है ना। दूसरा नंबर कंडीशन क्या है, प्रत्येक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स होना चाहिए, तो यहाँ तो सेम हो गया तो ये नहीं शो करेगा। ये भी अपना सबके सब डिफरेंट है, यहाँ पे ये CH3 इसके साथ, CH3 इसके साथ, HCl, कहीं पे कुछ दिख ही नहीं रहा है कि सीस और ट्रांस कैसे डिफाइन होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। कंडीशन नंबर 2 वैलिड ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस कार्बन के साथ दोनों ही ग्रुप क्या है, सेम है, CH3 है। ठीक है, समझ गए बात। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो कंडीशंस था वो समझ गए आप। अब देखिए सीस ट्रांस में क्या डिफरेंस है, क्या डिस्टिंग्विश है बिटवीन देम, वो देख लेते हैं हम लोग। फटाक से समझ जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए पहला नंबर, द डाइपोल मोमेंट ऑफ सीस आइसोमर्स इज नॉर्मली हायर देन दैट ऑफ द ट्रांस आइसोमर्स, यानी सीस आइसोमर्स का डाइपोल मोमेंट ट्रांस आइसोमर्स से ज़्यादा होता है। डाइपोल मोमेंट आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर दिखाते हैं, जैसे कार्बन क्लोरीन की अपेक्षा ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये जो आप देखते हैं ना, एरो लिख के कट मार्क करते हैं पीछे, तो वो डायपोल मोमेंट का निशान है। ठीक है, तो क्लोरीन की तरफ गया, इधर से क्लोरीन की तरफ गया, तो दोनों का आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका एक नेट डायपोल अलग हो जाएगा। इसलिए सीस का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है देन ट्रांस वाले में क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे देखिए ये हुआ ना, देखिए ये ऐसे गया, ये इधर गया, ये उसी क्वांटिटी में इधर गया, तो दोनों इक्वली अपोजिट है एक दूसरे के, इसलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 हो गया। ठीक है, यानी सीस का ज़्यादा होता है ट्रांस की अपेक्षा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सीस आइसोमर्स स्लाइटली हायर देन trans isomers because in the cis isomer the magnitude of dipole
इंटरेक्शन इज हायर। चूँकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज़्यादा होता है आपके सीस में, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है सीस का ज़्यादा होता है देन ट्रांस। बस ध्यान में क्या रखना है आपको, बॉइलिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट, ये दोनों सीस का ज़्यादा होता है देन ट्रांस के। ठीक है, तो देखिए ट्रांस का सिर्फ एक ही चीज़ हाइयर होता है, वो है मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए याद रखना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीस आइसोमर्स इज लोअर देन दैट ऑफ ट्रांस आइसोमर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर्स इज हाइयर देन सीस आइसोमर्स। जैसे याद करने में आसानी हो, बस एक मेल्टिंग पॉइंट ही ज़्यादा होता है ट्रांस का सीस से। यहाँ पे देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए ये लिख दिया है एक जगह पे नोट करके कि बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन समझ गए ना, हाइड्रोजन का ऐड होना। हीट ऑफ कंबसन आप समझ ही रहे हैं, कार्बन है तो जलेगा। डेंसिटी, डायपोल मोमेंट, ये सब के सब सीस का ग्रेटर होता है देन ट्रांस से। बस इतना याद कर लीजिए, ये सब सीस का ज़्यादा होगा ट्रांस से। एकमात्र एकलौता मेल्टिंग पॉइंट ही ऐसा है जो ट्रांस का ज़्यादा होता है। तो आई होप आप समझ गए कैसे याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें। अब देखिए ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, समझिएगा इसको। मैंने अभी इसका पहला नंबर क्या पढ़ाया आपको कि डायपोल मोमेंट सीस का ज़्यादा होता है देन ट्रांस। सीस का ज़्यादा होता है ट्रांस से। तो यहाँ पे ये क्या है, ये तो ट्रांस है, समझ गए आप, ये ट्रांस है और ये सीस है। डायपोल मोमेंट आप देखिए ट्रांस का यहाँ ज़्यादा है और यहाँ सीस का कम है। अब बताइए, थ्योरी तो आपको एक बारी में पढ़ा दिया, तो अब यहाँ पे ये चीज़ हर एक के लिए वैलिड है, लेकिन कुछ कंडीशंस भी आते हैं जो आपको समझने होते हैं। क्लास 11 तक आप इतना याद रख सकते हैं सिर्फ कि सीस का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है देन ट्रांस, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको देना है यहाँ पे, इसलिए दे रही हूँ, जो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे के लिए। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या कीजिए आप, देखिए CH3 क्या है, प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और क्लोरीन ये ऐसे ले लेगा डायपोल मोमेंट। तो आप देखिए इसमें इन दोनों का डायरेक्शन एक है, जिसके कारण यहाँ पे डायपोल मोमेंट हाइयर हो जाता है, जबकि इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है, और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, बात आई समझ में। तो इसके वजह से यहाँ पे डायरेक्शन जो आप देख रहे हैं, इसके वजह से सीस का डायपोल मोमेंट थोड़ा सा स्लाइटली कम हो जाएगा देन इसके। तो कॉन्सेप्ट्स पर भी ध्यान दीजिए कि ये भी हो सकता है, ये क्वेश्चन आपको अलग से पूछा जा सकता है कि इस केस में ट्रांस का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है देन इसके वाई। तो आपको पहले तो ये बना देना है, उसके बाद आपको बता देना है कि CH3 प्लस आई इफेक्ट देता है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, दैट्स वाई। आप ये बना देंगे डायग्राम और उसका लिखेंगे डायपोल मोमेंट हाइयर देन सीस आइसोमर्स। ठीक है, बात आ गई समझ में आपको कि कैसे कॉन्सेप्ट्स पकड़ना है आपको। तो आई होप आप समझ गए हैं। समझना शुरू कीजिए, मैकेनिज्म को भी समझिए कि कैसे कैसे वर्क होता है। सिर्फ रट्टा मार के नहीं होगा कि सीस का हमें, जैसे ये ठीक है कि सीस का ज़्यादा होता है देन ट्रांस, लेकिन कहीं पे कुछ बदलाव होता है तो वो बदलाव क्यों हुआ वो भी समझिए। ये मैकेनिज्म है, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो सारी बातें जब आप ओवरऑल केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो सारा कुछ आपके दिमाग में आने लगता है, चलने लगता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो समझ गए हैं बच्चे लोग, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, हाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।